हर हर महादेव दोस्तों, आप सुन रहे थे मेरे साथ मैं तेरी हीर भाग 10। इंदौर, गौरी का घर। मुन्ना से बात करके गौरी ने फोन साइड में रखा और खुद से कहने लगी, मुन्ना वंशी से कितना प्यार करता है। अगर एक लड़का अपने भाई से मतलब कजन भाई से इतना प्यार कर सकता है तो सोचो वो अपनी वाइफ से कितना प्यार करेगा। मुझे तो सोचकर ही प्राउड फील हो रहा है। वैसे मान है भी इतना अच्छा, उस पर प्राउड करना तो बनता है। वो कितना सही लड़का है यार, कितना शांत है, कितनी अच्छी और समझदारी वाली बातें करता है। घर में सब उसे पसंद करते हैं और तो और वो खाना भी बना लेता है। सो रोमांटिक। बस जल्दी से मेरी और मान की शादी हो जाए, फिर मैं हमेशा हमेशा के लिए उसके साथ रहूं, तब कितना मजा आएगा। अगर खुद से बातें करके आपका पेट भर गया हो तो मम्मी ने आपको खाना खाने के लिए नीचे बुलाया है। कमरे के दरवाजे पर खड़ी जय ने कहा। जय की आवाज से गौरी की तंद्रा टूटी और उसने कहा, तुम में जरा भी मैनर्स नाम की चीज नहीं है। अपनी बहन और होने वाली जीजाजी की बातें सुन रहे हो, वो भी छुप कर। वैसे भी आप उनसे फालतू बातें कर रही होंगी और वो हमेशा की तरह आपको नसीहतें दे रहे होंगे। अब आ भी जाओ वरना आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा, जय ने कहा और गौरी उसे मारती इससे पहले ही वो वहां से नीचे भाग गया। जय के बच्चे, तुझे तो मैं, कहते हुए गौरी उठी और कमरे से बाहर चली आई। नंदिता डाइनिंग टेबल पर रात का खाना लगा चुकी थी, जिसमें दाल चावल, गोभी की सूखी सब्जी, पापड़ और अचार था। जय और गौरी आकर एक दूसरे के सामने बैठ गए और नंदिता उनके बगल में। दोनों को खाना परोसने लगी। दोनों बच्चों को खाना परोसकर नंदिता ने अपनी प्लेट में भी खाना परोसा और खाने लगी। मम्मा खाना बहुत टेस्टी है, जय ने बड़े बड़े निवाले खाते हुए कहा। थैंक यू बेटा, लो और लो, नंदिता ने प्लेट में थोड़ा चावल और रखते हुए कहा। रहने दो मामा, वजन देखा है इसका, खा खाकर कैसे बढ़ा लिया है इसने, गौरी ने जय की प्लेट से मसाला पापड़ उठाते हुए कहा। मम्मा देखो ना इसे, जय ने लगभग रोते हुए कहा। गौरी, क्यों तुम हमेशा इसके पीछे पड़ी रहती हो? वैसे भी कुछ दिन बाद तुम शादी होकर यहाँ से चली जाओगी, तुम्हें अपने भाई के साथ प्यार से पेश आना चाहिए, नंदिता ने दूसरा पापड़ जय की प्लेट में रखते हुए कहा। प्यार से? आपको पता नहीं है मम्मा इसने क्या किया। खैर छोड़ो, आपकी मुरारी अंकल से बात हुई? गौरी ने जय को छोड़कर नंदिता से कहा। नहीं, मैंने उन्हें फोन करने का सोचा लेकिन तुम अपसेट हो गई तो फिर मैंने नहीं किया। सॉरी बेटा, तुम्हारे पापा का जिक्र करके मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहती थी, नंदिता ने बुझे मन से कहा। इट्स ओके मम्मा, आई एम सॉरी, मुझे इतना रिएक्ट नहीं करना चाहिए था। मैं कल सुबह ही मान से कहकर आपकी मुरारी अंकल से बात करवाती हूँ, ठीक है? गौरी ने खुश होकर कहा तो नंदिता भी मुस्कुराती। वैसे हम गौरी दी की सगाई क्यों कर रहे हैं? डायरेक्ट शादी करके उन्हें बनारसी क्यों नहीं भेज देते? जय ने खाते हुए कहा। जय बेटा, शादी से पहले सगाई का बहुत महत्व है। सगाई का मतलब होता है लड़का और लड़की का रिश्ता जुड़ गया है और उसे हमेशा हमेशा के लिए मजबूत करने के लिए शादी की जाती है। सगाई से लेकर शादी के बीच का जो वक्त होता है ना, वो लड़का और लड़की दोनों के लिए उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत वक्त होता है। और फिर गौरी की सगाई से सभी रिश्तेदार घर आएंगे और सबसे मिलना भी हो जाएगा, नंदिता ने जय को समझाते हुए कहा। वाह, फिर तो कितना मजा आएगा, मैं अपने दोस्तों को भी बुलाऊंगा, ठीक है मॉम? जय ने खुश होकर कहा। हरगिज़ नहीं, मेरी सगाई में तुम्हारे उन भुक्कड़ दोस्तों का क्या काम? गौरी ने तुनक कर कहा। मेरे दोस्त तुम्हारी वो ऋतु प्रिया से तो अच्छे ही हैं, जय ने भी गुस्से से गौरी को घूरते हुए कहा। मेरे दोस्तों के बारे में बोलने वाले तुम होते कौन हो? गौरी ने कहा। जय, गौरी चुप हो जाओ दोनों और चुपचाप खाना खाओ, इस बार नंदिता ने कहा तो दोनों चुपचाप खाना खाने लगी। खाना खाने के बाद जय अपने कमरे में चला गया और गौरी अपनी मम्मी के साथ बैठकर सगाई में क्या होगा क्या नहीं इस पर डिस्कस करने लगी।
देर रात मुरारी जैसे तैसे घर पहुंचा। जीप से उतरकर वह लड़खड़ाते हुए अंदर आया। तनु हॉल में यहाँ वहां घूमते हुए मुरारी का ही इंतजार कर रही थी। मुरारी ने अनु को हॉल में देखा तो उसके कदम ठिठके। उसने गहरी सांस ली और हिम्मत करके अंदर आया। मुरारी को देखते ही अनु उसके पास चली आई और अपने दोनों हाथों को बांधकर घूरते हुए मुरारी को देखने लगी। क्या हुआ मैगी, ऐसे काहे देख रही हो हमें? मुरारी ने धीरे से पूछा। 1 घंटे पहले तुमने कहा था कि तुम सीधा घर आ रहे हो, तो मुझे ये बताओ मुरारी, ऐसा कौन सा रूट पकड़ा तुमने जो तुम्हें 80 से शिवाला आने में इतना वक्त लग गया? अनु ने बिना किसी भाव के मुरारी को घूरते हुए कहा। मुरारी अब कहे तो क्या कहे। बेचारा चुपचाप अनु को देखता रहा, क्योंकि अगर सच बताता कि किसी उर्वशी के चक्कर में देर हो गई तो अनु उसे कच्चा चबा जाएगी, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। मुरारी को खामोश देखकर अनु ने उसे देखा। सड़क पर गिरने की वजह से मुरारी का सफेद कुर्ता भी कहीं कहीं से खराब हो गया था। अनु थोड़ा उसके पास आई और उसका मुंह सूंघते हुए कहा, पीकर आए हो? पगला गई हो का? हम पहले कभी पीकर आए हैं घर में? अरे वो एक को बाइक वाला टक्कर मार दिए हमको तो गिर गए। ये देखो चोट भी लग गई हमको। अब ऐसे में जीप धीरे धीरे चला कर लाए तो लग गया थोड़ा वक्त। तुम तो यार खामखा शक कर रही हो हम पे। मुरारी ने अपने हाथ पर लगी चोट अनु को दिखाते हुए कहा। हे महादेव, इसीलिए तो मैं कह रही थी कि अब उम्र हो चली है तुम्हारी, थोड़ा ध्यान रखा करो। पर नहीं, तुमको तो दोस्तों के साथ 80 जाना है। अब चलो मेरे साथ, दवा लगा देती हूँ, पता नहीं कितना खून बहा होगा। कहते हुए अनु ने मुरारी का हाथ पकड़ा और उसे लेकर कमरे की तरफ चली गई। दवा का पता नहीं किसी दिन तुम्हारा ये गुस्सा हमको हार्ट अटैक जरूर दे देगा। चला ये उम्र में भी मेहरारू से डर रहे हैं, सारी विदाई की धरी रह जाती है इनके सामने। अनु के साथ कमरे में जाते हुए मुरारी ने मन ही मन कहा। अनु मुरारी को लेकर कमरे में आई और उसे बिस्तर पर बैठाकर खुद टेबल के ड्रॉअर से मेडिसिन का डिब्बा निकाल लाई। अनु ने मुरारी का पैर उठाकर धीरे से छोटी कुर्सी पर रखा और घाव को देखने लगी। ज्यादा नहीं लगी थी, बस छिलने की वजह से थोड़ा खून छलकने लगा था। अनु ने घाव को साफ किया और दवा लगाकर उस पर पट्टी करने लगी। अनु ये सब बड़े ही आराम से कर रही थी और साथ ही साथ ये ध्यान भी रख रही थी कि मुरारी को ज्यादा दर्द ना हो। मुरारी ने देखा तो मन ही मन खुद से फिर कहने लगा, छह साला हमों भी का सोचने लगे थे। मैगी कितने भाव के साथ हमारी दवा पट्टी कर रही है और हम इसके बारे में न जाने का सोचते रहते हैं। प्यार तो जी बहुत करती है हमसे, कितने नसीब वाले हैं हम जो हमको जे मिली। लाओ अपना हाथ दिखाओ। तुम भी ना मुरारी, सच में कभी कभी अपना बिल्कुल ध्यान नहीं रखती। ये तो फिर भी मामूली चोट है, अगर तुम्हें ज्यादा चोट लग जाती तो? अनु ने मुरारी का हाथ देखकर उस पर दवा लगाते हुए कहा। तो तुम हो ना हमारी दवा दारू करने के लिए? मुरारी ने बड़े ही प्यार से कहा तो अनु उसकी तरफ देखने लगी। दोनों कुछ पल एक दूसरे की आंखों में देखते रहे और फिर अनु ने वापस अपना ध्यान मुरारी के हाथ पर जमा लिया। वैसे एक बात कहे मैगी, ये छोटी मोटी चोटें तो हमने और शिवम भैया ने बहुत खाई है बचपन में। पहले कोई थी नहीं ना हमारा ध्यान रखने वाली, अब तुम हो तो फर्क नहीं पड़ता इतना, मुरारी ने कहा। पर मुझे फर्क पड़ता है मुरारी। अब समझ आता है कि उम्र के एक पड़ाव के बाद इंसानों को हमसफर की जरूरत क्यों पड़ती है। इसलिए नहीं कि वह उनके साथ अच्छा वक्त बिता सके, घूम फिर सके या अपनी जरूरतें पूरी कर सके, बल्कि इसलिए कि कोई हो जो उनका ख्याल रख सके, उनकी परवाह कर सके, उनसे अपना सुख दुख बांट सके। बढ़ती उम्र और गुजरते वक्त के साथ मुझे तुम्हारी जरूरत है मुरारी, अपना ख्याल रखा करो। कहते कहते अनु भावुक हो गई। मुरारी ने देखा तो उसके चेहरे को अपने हाथों में लिया और कहा, अरे अरे जेका मैगी, तुम हो तो इमोशनल हो गई। अरे देखो बाबू, हम बिल्कुल ठीक है, हमें क्या होगा। तुम हो ना हमरा और हमारे मुन्ने का ख्याल रखने के लिए, और तुम्हारा ख्याल रखने के लिए हम हैं। चलो इस बात पर जल्दी से एक मीठा दो हमको। इस उम्र में ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए मुरारी। तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेकर आती हूँ। अनु ने मुरारी को साइड करके कहा और चली गई। लो, मीठे के नाम से आज भी कैसे शर्मा आ जाती है, मुरारी ने मुस्कुराते हुए कहा और कपड़े बदलने बाथरूम की ओर चला गया।
वंश और मुन्ना एक दूसरे से बातें करते हुए वंश के बैग जमाते रहे। देर रात मुन्ना को नींद आ गई, लेकिन वंश की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उसने घड़ी में देखा जो कि रात का 1 बजा रही थी। वंश ने पानी पीने के लिए बोतल उठाया, लेकिन उसमें पानी नहीं था। वंश उठा और खाली बोतल लेकर नीचे चला आया। किचन के दरवाजे पर आकर उसके कदम रुक गए। सारिका अभी तक किचन में थी और डिब्बों में अपने बनाए लड्डू मठरी पैक कर रही थी। वंश ने देखा तो उसका दिल भर आया। उसे सारिका को ऐसे काम करते देखकर अच्छा भी लगा और बुरा भी महसूस हुआ। उसने बोतल बाहर डाइनिंग पर ही रखी और अंदर आकर सारिका के हाथ पकड़कर वॉश बेसिन की तरफ आया और अपने हाथों से उसके हाथ धोते हुए कहा, क्या माँ, आप क्या बीमार पड़ना चाहती हैं? अरे वंश, बस हो गया, हम ये सब समेट ही रहे थे, देखो थोड़ा सा बाकी है, हम अभी खत्म। सारिका इतना ही कह पाई और वंश उसे बाहर ले आया। वंश ने सारिका को डाइनिंग के पास पड़ी कुर्सी पर बैठाया और ग्लास में पानी डालकर सारिका की तरफ बढ़ाकर कहा, पीजिए इसे। सारिका ने पानी लिया और कुछ घूंट पीकर ग्लास टेबल पर रख दिया। वंश ने देखा काम करते हुए सारिका के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। उसने कुर्सी पर रखा तौलिया उठाया और सारिका का ललाट पोंछते हुए कहा, आपको इस तरह काम करते देखकर मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। दीना काका है ना, आप उनसे भी कह सकती हैं। और फिर ये सब इतना किस लिए? मुझे तो आपके हाथ से बने 2 लड्डू भी काफी हैं। सारिका ने सुना तो वंश का हाथ पकड़कर उसे अपने पास कुर्सी पर बैठाया और कहने लगी, हम किसी को परेशान करना नहीं चाहते, इसलिए खुद ही किया। और फिर हम आपकी माँ हैं, हमारा भी तो मन करता है ना हम अपने बेटे के लिए ये सब करें। और रही बात घर में काम की, तो जब तुम्हारी शादी हो जाएगी और तुम्हारी दुल्हन इस घर में आएगी, तब हम सारा काम उसी से करवाएंगे और खुद आराम करेंगे। हैं? क्या सच में? क्या आप सच में उससे घर का काम करवाएंगी? वंश ने हैरानी से कहा। सारिका ने वंश को देखा और हंसने लगी। हंसते हुए सारिका इतनी प्यारी लग रही थी कि वंश तो बस उस चेहरे में खोकर ही रह गया। अगले ही पल वंश ने सारिका की आंख के किनारे से अपनी छोटी उंगली पर काजल निकाला और सारिका के कान के पीछे लगाते हुए कहा, हाँ, आप हंसते हुए बहुत प्यारी लग रही हैं, कहीं आपको मेरी ही नजर ना लग जाए। हमें तुम्हारी नजर कैसे लग सकती है? बुद्धू हो तुम, माँ को बच्चों की नजर कभी नहीं लगती। लेकिन हम तुम्हारी दुल्हन से किचन का सारा काम करवाएंगे, सारिका ने प्यार से कहा। अरे हाँ माँ, बिल्कुल, हम दोनों मिलकर उसे ऑर्डर देंगे। जाओ पानी लेकर आओ, जाओ मेरे लिए खाना लेकर आओ, ये करो वो करो, मैं तो उसे बैठने भी नहीं दूंगा। वंश ने सारिका को खुश करने के लिए उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। वंश, एक बात कहें? सारिका ने कुर्सी से उठकर हॉल में जाते हुए सहजता से कहा। हाँ माँ, कहिए। वंश भी उठकर उनके पीछे आया। तुम एक बेटे, भाई, दोस्त, जैसे तुम्हारी मर्जी हो वैसे बनना, लेकिन जब किसी का पति बनने का वक्त आए तो हम चाहेंगे तुम अपने पापा जैसे बनो। शिवम जी ने हर रिश्ता बहुत खूबसूरती से निभाया है, लेकिन अगर हम कहें कि एक पति के रूप में वो कैसे थे, तो हम यही कहेंगे कि महादेव हर जन्म में हमें शिवम जी से मिलवाएं। सारिका कहते हुए सोफे पर आ बैठी। वाओ माँ, पापा के लिए आपका प्यार यूनिक है, लाइक आउट ऑफ द वर्ल्ड, एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू। वंश ने सोफे पर बैठी सारिका की गोद में सर रखकर कहा। सारिका मुस्कुराई और कहा, वैसे तुम इतनी रात तक जाग रहे हो, क्या तुम्हें सोना नहीं है? मुझे नींद नहीं आ रही, वंश ने मासूमियत से कहा। और नींद क्यों नहीं आ रही? सारिका ने पूछा। कल सुबह मैं मुंबई चला जाऊंगा और वहां जाकर मैं अपने काम में बिजी हो जाऊंगा, तो आप लोगों से ज्यादा मिल नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं आप सबको बहुत मिस करूंगा। अब तो शायद मुन्ना और गौरी की सगाई में ही आना हो। वंश ने कहा तो सारिका उदास हो गई। सारिका अपनी उंगलियां वंश के बालों में घुमाते हुए मन ही मन कहने लगी, तुम चले जाओगी और उसके बाद ये घर फिर से कुछ दिनों के लिए वीरान हो जाएगा। तुम, काशी, मुन्ना, कितनी जल्दी तुम सब बड़े हो गए और अपनी अपनी जिंदगी में आगे बढ़ गए, पर हम तो आज भी तुम सबके बचपन में ही हैं। कल सुबह तुम मुंबई चले जाओगे, बस यही ख्याल आज हमें सोने भी नहीं दे रहा।
मन बहलाने और अपने आंसू शिवम जी से छुपाने के लिए ही तो हम किचन में थे, और तुम वहां से भी हमें ले आए। माँ, कहाँ खो गई आप? अच्छा, मुझे आपकी और पापा की लव स्टोरी के बारे में बताइए ना। आई कह रही थी बहुत प्यारी सी कहानी है आपकी और पापा की। अब पापा से तो हम कह नहीं सकते, पर आप तो मेरी माँ है ना, तो आप मना नहीं करेंगी। चलिए अब सुनाइए, वंश ने एक्साइटेड होकर कहा। आज कई दिनों बाद वंश सारिका के साथ था, और सारिका भी उसके मुंबई जाने से पहले उसके साथ थोड़ा वक्त बिताना चाहती थी। इसलिए वह वंश को अपनी और शिवम की कहानी सुनाने लगी। लेकिन शिवम और सारिका की कहानी में मुरारी, अनु, आई, बाबा, इंदौर और बनारस के साथ साथ मुरारी की मस्ती ना आए ये भला कैसे हो सकता था। वंश का तो हंस हंस कर बुरा हाल था, और सारिका आज कई सालों बाद उसे भी वो पल दोबारा जीने का मौका मिला था। सारिका भी बहुत खुश थी, और उसे खुश देखकर वंश भी खुश हो गया। अगली सुबह वंश जल्दी उठा और तैयार होकर नीचे चला आया। आई, बाबा, शिवम, सारिका और मुन्ना सभी नाश्ते की टेबल के इर्द गिर्द बैठकर वंश का ही इंतजार कर रहे थे। वंश आकर कुर्सी पर बैठा और कहा, माँ, जल्दी से नाश्ता दीजिए, फिर मुझे निकलना है। मुन्ना, तू मुझे एयरपोर्ट छोड़ने साथ चल रहा है ना? देखा बाबा, मुंबई जाने के नाम से ही वंश आज वक्त पर भी उठ गया और तैयार होकर नाश्ता भी करने लगा। शिवम ने वंश की तरफ देखते हुए कहा, आज के दिन तो बच्चे को परेशान मत कर शिवा, अपना सपना पूरा करने वो इतनी दूर जा रहा है। देखना, हमारा वंश बहुत नाम कमाएगा। बाबा ने आज वंश की साइड लेते हुए कहा। वंश ने सुना तो अपने बगल में बैठे बाबा को साइड हक किया और कहा, लव यू बाबा, लेकिन पापा ने जो कहा वो भी ठीक है। पापा, मैं कोशिश करूंगा इस बार मुंबई से वापस एक जिम्मेदार लड़का बनकर आऊं। हाँ, और फिर हम तुम्हारे लिए एक अच्छी सी लड़की देख के तुम्हारा ब्याह करवा दे, इस बार आई ने कहा। का कही आप? शादी? मैं कोई शादी वादी नहीं करने वाला हूँ। आप लोग मुन्ना की शादी करवाओ, मुझे इन सब झमेलों में मत डालो प्लीज, वंश ने पराठा खाते हुए कहा। इलियो, जे का बात हुई? अरे हम तुम्हारी शादी के इतने सपने देखे रही और तुम कह रहे हो शादी ही ना करोगे? जे का बात हुई भला? आई ने कहा। आई, हो सकता है आपका सपना मुंबई में पूरा हो जाए। खामोश बैठे मुन्ना ने अपनी चुप्पी तोड़ी तो वंश ने उसे कोहनी मारी। अरे आई, वंश बाबू शादी भी करेंगे और तुम्हारा सपना भी पूरा करेंगे, पहले उसको ठीक से बड़ा तो हो जान दो। दरवाजे से अनु के साथ अंदर आते हुए मुरारी ने कहा तो सबकी नजर उधर चली गई। अरे मुरारी, तुम तो कल शाम में आने वाले थे, फिर आए क्यों नहीं? शिवम ने कहा। कहा बताए भैया, उजरा कल 80 टहलने निकल गए थे तो देर हो गई, फिर हमने कहा सुबह ही चलेंगे, वंश को भी बाय बोल देंगे। मुरारी ने कुर्सी खिसकाकर बैठते हुए कहा। सारिका ने मुरारी के लिए भी नाश्ता परोस दिया और सभी बातें करते हुए खाने लगे। नाश्ता करने के बाद मुन्ना वंश और उसके सामान के साथ एयरपोर्ट निकल गया। मुरारी और अनु शिवम के घर ही रुक गए और सभी साथ बैठकर मुन्ना और गौरी की सगाई के बारे में बातें करने लगे। तो दोस्तों, ये था मैं तेरी हीर भाग 10। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और हाँ, सुनते रहें मैं तेरी हीर मेरे साथ। हर हर महादेव।